तो यार आज हम बात करने वाले हैं सरफेस टेंशन और सरफेक्टेंस की। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से पहले हम ये देख लेते हैं कि सरफेस टेंशन किन किन चीज़ों से होती है। ठीक है। तो सरफेस टेंशन होने के दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। एयर वाटर टेंशन और क्लैप्सिंग ऑफ एल्वेलाई। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक है। तो जैसे ये हमारे एल्वेलाई होते हैं। ठीक है। और ये ब्लू लेयर हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है। तो अब होगा क्या, जो हमारा एल्वेलाई होगा उसमें वी हैव लॉट्स ऑफ वाटर। ठीक है। तो इसमें दो लेयर्स होंगी। ठीक है। तो अगर अब हम एज्यूम करें ये तो हमारी वाटर लेयर होगी और ये सारी हमारी एयर की लेयर होगी। ठीक है। तो हमारे पास दो लेयर्स होगी, वाटर की लेयर और एयर की लेयर। ठीक है। और एयर की लेयर में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। ठीक है। तो हम इन दोनों के बीच में एक टेंशन बनती है। ठीक है। तो टेंशन कैसे बनेगी। ठीक है। तो जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वाटर लेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारी एयर लेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहेंगे। ठीक है। तो जब ये इनके साथ वाटर लेयर जब हमारी एयर के लेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहेगी तो वाटर लेयर्स क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दे डाइव क्लोज टू एल्विलर सेल्स which causes tension as water does not want to interact with the dissimilar gas molecules। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये हमारे जो एल्विलर सेल्स हैं, ठीक है, टाइप 2 एल्विलर सेल, तो ये इनके पास जाना चाहेंगे। ठीक है। क्योंकि ये डिसिमिलर एयर के डिसिमिलर गैसेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहेंगे। तो जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स है वो डीपर लेयर्स में जाएंगे। ठीक है। तो वो इधर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के पास मूव करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये हमारी एयर वाटर की लेयर की टेंशन बनेगी। ठीक है। तो ये एक तो पहला फैक्टर हो गया जिससे हमारी सरफेस टेंशन बढ़ती है। तो और दूसरा क्या हो गया, क्लैप्सिंग ऑफ एल्वेलाई। तो अब इस एयर और वाटर की इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स डाइव इनटू द डीपर लेयर्स तो ये क्या करेंगे, अब देखो ये चीज़ अंदर जाने लग गई। ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमारी जो सरफेस एरिया है यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा एल्वेलाई है, ठीक है, वो श्रिंक करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो अगर इट क्रिएट्स श्रिंकेज ऑफ एल्वेलाई एंड कोलैप्सम, तो हमारे एल्वेलाई इन वाटर एयर वाटर टेंशन की वजह से कोलैप्स होना जाएंगे। ठीक है। तो इस वजह से हमारी सरफेस टेंशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो अब हम इसे थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से समझ लेते हैं डायग्राम की वजह से। तो यार आज हम इससे डिटेल में समझते हैं सरफेस टेंशन को। ठीक है। तो सबसे पहले ये डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पूरा एल्वेलाई होता है। ठीक है। और ये हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। ये ब्लू में हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है। तो जब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, ठीक है, हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स आते हैं। ये हमारा एक तो बेसल लेमिना होता है। ठीक है। और उसके ऊपर हमारे एल्वेलर सेल्स पड़े होते हैं। ठीक है। तो हमारा बेसल लेमिना और उसके ऊपर एल्वेलर सेल्स पड़े हैं। ठीक है। और अब ये एल्वेलर सेल्स टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 जो एल्वेलर सेल्स होते हैं तो कई टेक्स्ट बुक्स में उन्हें न्यूमोसाइट्स भी लिख देते हैं। ठीक है। तो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होते हैं। तो इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ये हमारे इन्वॉल्व होते हैं गैसेस एक्सचेंज में। ठीक है। तो जैसे कि जो भी ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा तो वो टाइप 1 सेल्स के थ्रू जाएगा। ठीक है। और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से हमारा एल्वेलाई में आएगा तो वो टाइप 1 सेल्स में से गुजर कर जाएगा। ठीक है। तो अब इन दोनों को हम पहचान कैसे सकते हैं, ठीक है, दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है। ठीक है। तो जो टाइप 1 सेल्स होंगे उनकी शेप स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स की होगी। ठीक है। तो ये हमारी टाइप 1 हो गया। और ये हमारे टाइप 2 क्यूबोइडल सेल्स होंगे। ठीक है। तो और टाइप 1 का नंबर ज़्यादा होता है टाइप 2 से। तो अब हम मेन हमारा टाइप 2 से आ जाते हैं। ठीक है। तो टाइप 2 हमारा क्या करेगा, जो हमारे क्यूबोइडल सेल्स लाइक एपिथेलियल सेल्स होते हैं, तो टाइप 2 क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स लिपिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम होता है सरफेक्टेंट। तो ये हमारा मेन होता है क्योंकि टाइप 2 सेल्स सरफेक्टेंट
बनाएंगे जो कि हमारा सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि सरफेस टेंशन कॉज कैसे होती है। ठीक है, तो ये हमारी बेसल लेयर होगी, ये हमारी एल्वेओलर लेयर होगी, और ये हमारी वाटर की लेयर हो गई। ठीक है, ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, और ऊपर सबसे टॉप में हमारी एयर की लेयर होगी। ठीक है, तो अब सरफेस टेंशन प्रोड्यूस कैसे होती है, तो जो हमारे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये भी वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, तो अब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो ये एक दूसरे के साथ फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा, ये नीचे फोर्स लगाएगा, ये ऊपर वाला ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये ऊपर फोर्स लगाएगा और ये नीचे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, पर जो हमारे टॉप मोस्ट लेयर के वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो वो इधर लगाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, पर जब ये नीचे लगाएंगे, ठीक है, तो इनके ऊपर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है जो इनको कैंसिल कर सके। ठीक है, तो इनकी जो नेट मूवमेंट होगी वो नीचे को होगी। ठीक है, तो अब वाटर मॉलिक्यूल्स एयर लेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहेंगे, तो ये नीचे आएंगे। ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आएंगे, तो टॉप लेयर वाटर मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग डाउन एट द नेट वेक्टर रिजल्टेंट पुश देम डाउन एज दे डज नॉट वांट टू इंटरेक्ट विद द वाटर लेयर। तो इससे क्या होगा, वाटर लेयर श्रिंक हो जाएगी, थिन हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये नीचे आएंगे तो इसकी पूरी की थिकनेस डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जब ये डिक्रीज़ होगी, ठीक है, तो हम इधर देख लेते हैं, जो हमारी ये वाटर लेयर है, जब ये डिक्रीज़ होगी, ठीक है, इसकी थिकनेस कम हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, हमारा एल्वेओलाई कोलैप्स होना जाएगा। ठीक है, एल्वेओलाई डेवलप सरफेस टेंशन, तो हमारी सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी, इससे हमारा एल्वेओलाई कोलैप्स होगा और ये एयर को पुश आउट करेगा। ठीक है, तो जैसे ये देखो हमारी लेयर ये डिक्रीज़ होगी, इसकी थिकनेस डिक्रीज़ होगी, तो ये क्या करेगी, ये जब कोलैप्स होगा तो इसमें जितनी भी एयर होगी, ठीक है, इसका साइज़ कम हो गया तो वो रश आउट करेगी। ठीक है, तो इससे ही हमारी सरफेस टेंशन बनती है। तो यार अब हमने ये तो देख लिया कि सरफेस टेंशन कैसे इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो अब लेप्लेस से एक साइंटिस्ट था जिसने कि एक प्रेशर दिया था जिसे हम कोलैप्सिंग प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो ये टर्म भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारी सरफेस टेंशन बढ़ती है, ठीक है, जैसे कि इस एल्वेओलाई में हमारी सरफेस टेंशन बढ़ेगी, तो होगा क्या, जैसे ही सरफेस टेंशन बढ़ेगी तो हमारी जो इसके अंदर एल्वेओलाई के अंदर एयर होगी, ठीक है, तो वो रश आउट करेगी। ठीक है, एयर इससे बाहर जाएगी। ठीक है, क्योंकि सरफेस टेंशन बढ़ गई, अब एल्वेओलाई कोलैप्स होने जाएंगे तो वो एयर को बाहर पुश आउट करेंगे। ठीक है, तो वो जिस प्रेशर से एयर को पुश आउट करते हैं, ठीक है, तो उसे हम कोलैप्सिंग प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो लैप्लास ने ये बताया था, लैप्लास प्रपोज दैट वी कैन डिटरमाइन द प्रेशर व्हेनेवर, जब भी सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी और एक सर्टेन प्रेशर एल्वेओलाई पे एग्जर्ट होगा जो कि एयर को पुश आउट करेगा, तो उस प्रेशर को हम कोलैप्सिंग प्रेशर कह देते हैं। ठीक है, तो अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है कोलैप्सिंग प्रेशर का, दैट इज चेंज इन प्रेशर। ठीक है, कितना प्रेशर चेंज होगा इज इक्वल टू 2 × टी हमारा पर यहाँ पर क्या आएगा, सरफेस टेंशन, और आर हमारा अपॉन आर होगा हमारा रेडियस। ठीक है, तो कोलैप्सिंग प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 2 × सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस। रेडियस किसका, एल्वेओलाई का। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले से दो तीन चीज़ें डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो चेंज इन प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। ठीक है, मतलब हमारी सरफेस टेंशन बढ़ेगी तो हमारा कोलैप्सिंग प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसे ऐसे समझो। ठीक है, जो हमारी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो हमारी थिन लेयर में जाना चाहेंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अंदर चले जाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की लेयर है वो थिन हो जाएगी। ठीक है, अब थिन हो जाएगी
तो वो उसकी सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी और एल्वेलाई हमारा क्लैप्स होगा, ठीक है। अब एल्वेलाई क्लैप्स होगा तो उससे हमारा प्रेशर भी कोलैप्सिंग प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सरफेस टेंशन बढ़ेगी तो कोलैप्सिंग प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, तो उसी रेट से हमारी जो एयर है वो एग्जर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन देख लें, तो अगर हम सरफेस टेंशन को कम करते हैं, ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि सरफेस टेंशन हमारी सरफेक्टेंट एक प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा और इनडायरेक्टली हमारी कोलैप्सिंग प्रेशर भी हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा कोलैप्सिंग प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यार अब हम रेडियस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रेडियस और कोलैप्सिंग प्रेशर का हम रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसे एक डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हमारे एल्वेलाई हो गए, ठीक है, ये हमारे दो एल्वेलाई हो गए जिनका डिफरेंस हमारा रेडियस है, ठीक है। इसका रेडियस कम है और इसका रेडियस ज़्यादा है, ठीक है। तो अब जब एयर आएगी, ठीक है, तो अब हम इमेजिन कर लेते हैं कि एक हमारे एल्वेलाई में, ठीक है, उसकी पाइप में एक म्यूकस का प्लग बन गया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो म्यूकस का प्लग ये हमारी एयर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। तो जब ये म्यूकस प्लग हमारी एयर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो इसमें हमारी एयर कम जाएगी, ठीक है। अगर ये कम जाएगी तो ये हमारा हाइपो वेंटिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस पे लैप्लास लॉ लगाते हैं, ठीक है, लैप्लास लॉ ऑफ स्फीयर। तो कोलैप्सिंग प्रेशर इज इक्वल टू 2 इंटू सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस, ठीक है। तो जब हम इस पे हमारा प्रिंसिपल लगाएंगे तो हमारा, क्योंकि इसमें एयर कम जा रही है, ठीक है, तो ये जैसे बलून में एयर कम हो जाती है तो वो फूलता नहीं है, ठीक है, वैसे ही हमारे बलून की तरह एल्वेलाई हैं, ठीक है। तो इनका रेडियस कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा रेडियस कम हो जाएगा तो कोलैप्सिंग प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। तो हाइपोवेंटिलेशन के कारण हमारा रेडियस कम हो गया और हमारा कोलैप्सिंग प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। तो अगर कोलैप्सिंग प्रेशर बढ़ जाएगा मतलब सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, जो हमारे एल्वेलाई हैं, ठीक है, ये कोलैप्स होना चाहेंगे, ठीक है। तो जब ये कोलैप्स होंगे तो जो हमारी एयर होगी, ठीक है, तो जो हमारी एयर होगी वो इसमें से निकलकर, ठीक है, दूसरे नॉर्मल एल्वेलाई में चली जाएगी, ठीक है, जिसमें नॉर्मल एयर फ्लो था, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एल्वेलाई कोलैप्स हो गया और एयर मूव्स टू द नेबरिंग एल्वेलाई, ठीक है। तो अब ये पहले हमारा नॉर्मल वेंटिलेटेड था, ठीक है, मतलब इसको नॉर्मल एयर फ्लो मिल रहा था, पर अब इसका एयर फ्लो भी इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो ये अब हाइपर वेंटिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेडियस से डबल है, ठीक है, जैसे हमने अज्यूम किया है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, जब हमारा एल्वेलाई हाइपर वेंटिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी एयर भी इसमें आ गई, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका रेडियस बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जब रेडियस बढ़ जाएगा तो इसका, पर जब इसका रेडियस बढ़ेगा तो इसका कोलैप्सिंग प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये हाइपर वेंटिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। पर नॉर्मली हमारी बॉडी ऐसा होने नहीं देती, क्यों, बट नॉर्मली इट डज नॉट हैपन एज एल्वेलाई, क्योंकि हमारी बॉडी में एल्वेलाई में यहाँ पर पोर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारे पोर्स हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो एल्वेलाई में पोर्स हो गए बिटवीन एनी टू एल्वेलाई, तो ये गैस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, एयर का एक्सचेंज करते हैं और एडिक्वेट एक्विलिब्रियम बनाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी में जैसे ये हमारा हाइपर वेंटिलेटेड है तो ये पोर्स की मदद से इधर हमारे एयर भेज देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम बिटवीन द एल्वेलाई बढ़ जाएगा और इससे कोलैप्सिंग ऑफ एल्वेलाई की रिस्क कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों नॉर्मली वेंटिलेटेड हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास एल्वेलर पोर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा सरफेस टेंशन का सरफेस टेंशन अगर बढ़ती है तो हम उसे काउंटरैक्ट भी कर सकते हैं, हमारी बॉडी नेचुरली काउंटरैक्ट कर सकती है उसमें। तो यार अब देखते हैं कि सरफेस टेंशन बैड क्यों होती है, ठीक है।
तो सबसे पहले तो इसके 3 कारण होते हैं, ठीक है। सबसे पहला रीज़न तो जो तो हमने अभी डिस्कस किया है, कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स, ठीक है। तो सरफेस टेंशन बढ़ने से कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स का खतरा बढ़ सकता है, पर हमारी बॉडी में मैकेनिज्म होते हैं जो इसे काउंटरैक्ट कर देते हैं, ठीक है। और सेकंड होता है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो, ठीक है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, हमारी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो होती है 0.8, ठीक है। तो जब हम सबसे पहले हम इस एल्वुलाई की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें म्यूकस प्लग होने की वजह से ये हाइपोवेंटिलेटेड हो गया था, ठीक है। और इसके साथ ब्लड की कैपिलरीज, फिर ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब ये हाइपोवेंटिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें गैस का एक्सचेंज कम होगा, ठीक है। मतलब एयर कम आ रही है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैस रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ब्लड तो सही आ रहा है, ठीक है, क्यू तो हमारा सही है, पर जो हमारा बी है, ठीक है, जो हमारी एयर है जो जिसने एक्सचेंज होना है, ठीक है, एयर का फ्लो वो हमारा रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये अब हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोवेंटिलेशन रिड्यूसेस द वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। तो एक्सचेंज ऑफ एयर इज रिड्यूस, इवन प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड इज कमिंग इन विच इज़ नॉर्मल, ठीक है। ब्लड हमारा आ रहा है, पर हमारे पास इतनी एयर नहीं है जो इसे एक्सचेंज कर सके, ठीक है, एक्सचेंज प्रोसेस को अच्छे से करवा सके। तो ये हाइपोवेंटिलेटेड है, तो इससे क्या होगा, इनएडिक्वेट एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिससे कि हमारी हाइपोक्सिया का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब इसे फिक्स कैसे करें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एयर तो आ रही है, पर ब्लड ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, ब्लड नॉर्मल है, पर वो हमारे एक्सचेंज में काम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें एक तो ब्लड की वेस्टेज बहुत होती है, ठीक है। तो अब उसे फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी ये कैपिलरीज हैं, ठीक है, तो हम इनसे कंस्ट्रिक्ट करवा देंगे, ठीक है। तो जब ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो ब्लड का फ्लो, ये हमारा ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे हमारा ब्लड का फ्लो कम करवा देंगे कंस्ट्रिक्ट करवा कर, ठीक है। तो अब सेकंड केस देख लेते हैं। अब सेकंड केस में हमारे जो एल्वुलाई है वो हाइपर वेंटिलेटेड है, ठीक है। तो हमारे पास एयर का फ्लो ज़्यादा है इसमें, पर हमारे पास जो ब्लड आ रहा है वो नॉर्मली है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास एक्सचेंज के लिए एयर ज़्यादा है, पर हमारे पास ब्लड कम है, लेस ब्लड परफ्यूजन, मोर O2 टू एक्सचेंज। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारी एयर की वेस्टेज होगी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं हम उसे डायलेट करा देंगे। तो जब ब्लड कैपिलरीज डायलेट होंगी तो वो क्या करेंगी, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा ब्लड आएगा, अब ज़्यादा ब्लड आएगा तो उतनी ही ऑक्सीजन हमारी एक्सचेंज हो जाएगी, तो इससे हमारी एयर की वेस्टेज कम हो जाएगी। इसमें हमारा क्या हो रहा था, ब्लड आ रहा था, पर हमारे पास ऑक्सीजन एक्सचेंज करने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं थी। तो हम इसे ब्लड की वेस्टेज स्टॉप करने के लिए हम हमारा कंस्ट्रिक्ट करवा देंगे ब्लड वेसल्स को, यहाँ पर हम डायलेट करवा देंगे। तो यार अब थर्ड प्रॉब्लम जो सरफेस टेंशन क्रिएट करती है, ठीक है। तो जो हमारी सरफेस, जब भी हमारी सरफेस टेंशन बढ़ती है, ठीक है, सपोज करो हमारी सरफेस टेंशन बढ़ गई, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारे एल्वुलाई हैं तो वो कोलैप्स होंगे, ठीक है। तो एल्वुलाई और लंग्स कोलैप्स होंगे, ठीक है। तो ये एक वैक्यूम क्रिएट करेंगे, ठीक है। जब ये कोलैप्स होंगे, ठीक है, तो इसका साइज स्मॉल हो जाएगा, तो ये एक वैक्यूम बन जाएगा, ठीक है। तो वो वैक्यूम क्या करेगा, वो जो हमारी इसमें ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है, तो इसमें सबसे अबंडेंट होता है वाटर, H2O, ठीक है। तो वाटर हमारा यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब वैक्यूम इसको वाटर को इसके अंदर खींच लेगी, ठीक है, तो इट पुल्स वाटर फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, जो हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, और एल्वुलाई में धकेल देगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस है, ठीक है, तो जब हमारा ब्लड प्लाज्मा इधर आ गया, ठीक है, वाटर इधर आ गया, तो ये हमारी जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। तो जब भी हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ती है, ठीक है, तो ये एक लॉ ये है कि थिकर द मेम्ब्रेन लेसर द गैस एक्सचेंज, ठीक है। तो गैस एक्सचेंज में फिर से प्रॉब्लम आएगी, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ठीक है।
तो हमें सरफेस टेंशन हमारी 3 तरह से इतनी प्रॉब्लम्स बना देती है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सरफेक्टेंट, वो हम आगे बढ़ते हैं। तो यार अब हम सरफेक्टेंट को देख लेते हैं, ठीक है। तो सरफेक्टेंट होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बाद हम इसकी सिक्रीशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सरफेक्टेंट होता क्या है, ठीक है। तो ये एक लिपिड और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो इसमें 90% हमारा लिपिड का स्ट्रक्चर होता है और 10% हमारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके साथ 2 फैटी एसिड की टेल्स होती हैं, ठीक है। 2 फैटी एसिड टेल्स विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। तो ये हमारी जो ब्लू में है, ठीक है, ये हमारी 16 कार्बन फैटी एसिड की टेल्स हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी, ठीक है। तो हम इस 16 कार्बन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ठीक है। एक टेल को तो हम कहते हैं पाल्मटाइल, ठीक है, पाल्मटाइल ग्रुप, ठीक है। अब ये 2 हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डाई पाल्मटाइल, ठीक है, डाई पाल्मटाइल, ठीक है। और इसमें एक पोलर हेड होता है, ठीक है। पोलर हेड को हम क्या कहेंगे, फॉस्फोटिडाइल, ठीक है। और इसके साथ हमारे 2 कोलिन ग्रुप्स लगे होते हैं, ठीक है। तो इसका नाम बन जाएगा फॉस्फोटाडाइल कोलिन, ठीक है। तो ये हमारी फैटी एसिड होगी और फैटी एसिड हमारी हाइड्रोफोबिक होती हैं, ठीक है। तो इसे पानी पसंद नहीं होता। और जो हमारा पोलर हेड फॉस्फोटाडाइल कोलिन होता है, ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब ये वाटर लविंग होते हैं, ठीक है। तो हमारी फैटी एसिड होगी, हमारा पोलर हेड हो गया। और अब ये जो ग्रीन में है ये हमारे प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोटीन तो होता है अल्ब्यूमिन, ये वही अल्ब्यूमिन होता है जो हमारे ब्लड में होता है, ठीक है। आईजीए जो हमारी पैसिव इम्यूनिटी में हेल्प करती है, ठीक है। और हमारे पास 4 टाइप्स की एपोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम सरफेक्टेंट प्रोटीन टाइप ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो ये हमारे 4 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया सरफेक्टेंट क्या होता है, ठीक है। ये लिपिड और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें 90% लिपिड होते हैं, 10% प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 फैटी एसिड टेल्स, ठीक है, आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जिसमें 16 कार्बन ईच होता है, ठीक है। तो इन दोनों को हम कहते हैं डाई पाल्मटाइल और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। पोलर हेड होता है फॉस्फोटाडाइल कोलिन जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। और प्रोटीन्स होते हैं इसमें अल्ब्यूमिन जो ब्लड में होता है, आईजीए पैसिव इम्यूनिटी, एपोप्रोटीन्स 4 टाइप्स के होते हैं, सरफेक्टेंट प्रोटीन एसपी टाइप ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो यार अब हम इसकी सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन देख लेते हैं, ये बनता कैसे है, ठीक है। तो अराउंड 24th वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ सरफेक्टेंट स्टार्ट होती है, पर ये स्टार्टिंग में बहुत स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। सरफेक्टेंट हमारा बनने तो लग जाता है 24th वीक ऑफ जेस्टेशन में, पर इसकी प्रोसेस स्लो होती है, ठीक है। और जब 34th वीक ऑफ जेस्टेशन आ जाता है, ठीक है, तब इसकी प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो अब ये इंक्रीज़ कैसे होती है, ठीक है। तो जब मदर एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, 24th वीक के बाद, जिसे हम कोर्टिसोल कहते हैं, ठीक है। ये हमारा एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा प्रोडक्शन ऑफ सरफेक्टेंट, ठीक है। जैसे कि 28th 29th वीक तक जब ये आएगा तो प्रोडक्शन और इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो 34th वीक ऑफ जेस्टेशन में प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है, तो इससे ही हमारा सरफेक्टेंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो 24th वीक ऑफ जेस्टेशन से स्टार्ट होती है पर इसकी प्रोडक्शन स्लो होती है। तो तब 28th और 9th वीक में हमारी जो मदर होती है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है कोर्टिसोल जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। तो ये स्टिमुलेट करता है हमारी प्रोडक्शन ऑफ सरफेक्टेंट को, ठीक है, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ सरफेक्टेंट, ठीक है। तो अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है। तो कई बेबीज़ जिनका प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है, ठीक है, जैसे कि 29th वीक में या 30th वीक में, ठीक है, तो उनमें क्या होगा, इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी क्योंकि कोर्टिसोल नहीं बनेगा। जब कोर्टिसोल नहीं बनेगा
तो इसमें एक हमारे सर्फेक्टेंट की क्वांटिटी कम होती है, ठीक है। तो उसमें उन केसेस में हमारा सरफेस टेंशन उन बेबीज़ में बढ़ जाएगा। और हम इसे मैनेज कैसे कर सकते हैं, वेंटिलेटर में, ठीक है। तो बेबी को एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इन्फेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं ये सिक्रीट कैसे होता है। तो यार अब हम बात कर लेते हैं सर्फेक्टेंट सिक्रीट कैसे होता है, ठीक है। तो सर्फेक्टेंट इज मेड इन द टाइप 2 एल्वेलर सेल्स, ठीक है। तो ये एल्वेलर टाइप 2 सेल्स बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे एल्वेलर टाइप 2 सेल्स हो गए। तो ये हमारे जो सर्फेक्टेंट होता है, ठीक है, तो इसमें ग्लोबुलर बॉडीज की टाइप में पड़े होते हैं, ठीक है। जैसे ग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे ही ये लेमिनर बॉडी की फॉर्म में पड़े होते हैं, ठीक है। सर्फेक्टेंट इज मेड इन टाइप 2 एल्वेलर सेल्स एंड इट इज स्टोर्ड देम इन द लेमिनर बॉडीज, ठीक है। तो टाइप 2 सेल्स में पड़े होंगे, उसके अंदर भी हमारे ग्लोबुलिन लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि उसका नाम हम कहते हैं लेमिनर बॉडीज में होते हैं। तो जब भी ये सेक्रेट होते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। जब भी ये टाइप 2 सेल से बाहर निकलेंगे, ठीक है, लेमिनर बॉडी की फॉर्म में, ठीक है, तब ये शीट की तरह होंगे, ठीक है। जब ये बाहर निकलेंगे तो ये शीट की तरह खुल जाएंगे, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर माइलिन, ठीक है। तो टाइप 2 सेल में ये सिंथेसिस होंगे, वहाँ पर स्टोर किस फॉर्म में होंगे, लेमिनर बॉडीज़ में, और ये सेक्रेट एक्सोसाइटोसिस की मदद से होंगे। और जब ये बाहर आएंगे तो एक ट्यूबुलर टाइप फैशन में आएंगे जिसे हम ट्यूबुलर माइलिन कहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये एक लेयर है, ठीक है, एक हमारी ट्यूबुलर माइलिन है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि ये हमारी लेयर हो गई, ठीक है, ट्यूबुलर माइलिन। और इसमें जो नंबर 1 है, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल, इसे हम सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल कह देते हैं, ठीक है। जैसे ये सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल 1, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल 2, ठीक है। तो इसका ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, हाउ सर्फेक्टेंट वर्क। तो यार सर्फेक्टेंट काम कैसे करता है, तो जैसे कि ये हमारा वही डायग्राम हो गया, ठीक है। अब हम इसमें से समझते हैं, ठीक है। ये हमारे बेसल लेयर हो गई, ये हमारे एल्वेलर सेल्स हो गए, और ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स की लेयर हो गई, और ये हमारी एयर की लेयर हो गई, ठीक है। तो ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। तो अब इनकी जगह पर हमारा सर्फेक्टेंट आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। ये 2 फैटी एसिड की चेन्स हो गई, ठीक है, ये पोलर हेड हो गया, ठीक है। तो टॉप मोस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स की जगह पर सर्फेक्टेंट आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो हमारा सर्फेक्टेंट है, ठीक है, उसकी ये वाली जो टेल्स होती हैं, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक होती हैं, मतलब इन्हें वाटर पसंद नहीं होती, ठीक है। तो हमारा सारा वाटर वाला एरिया है, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, ये अपवर्ड को मूव करेंगी, ठीक है, क्योंकि इन्हें पानी से दूर जाना है, ठीक है। Surfactants has interaction with all molecules in all direction as it has hydrophobic fatty acid chain, तो it pulls surfactant molecule upward, ठीक है। अब ये इसके साथ रहना नहीं चाहता, ठीक है, ये नीचे नहीं जाना चाहता क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, ये पानी से डरता है, ठीक है। तो ये उसको ऊपर खींचेगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो हमारा सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, ये इनके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की फोर्सेस को तोड़ देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ऊपर भी ले जाएगा, ठीक है। तो अब जब ये ऊपर ले जाएगा तो इसकी जो हमारी ये वाटर मॉलिक्यूल्स की लेयर है, ठीक है, तो इसकी थिकनेस बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, मतलब बढ़ जाएगी। तो जब ये सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स का अपवर्ड ले जाएगा और डीपर लेयर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उनको भी अपने साथ, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ले जाएगा, ठीक है। तो वाटर की जो लेयर है वो एक्सपैंड हो जाएगी, और जिससे कि हमारी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी ये वाली चीज़ बढ़ गई क्योंकि ये ऊपर जाना चाहता है, ठीक है। तो हमारी वाटर सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही सर्फेक्टेंट काम करता है, ठीक है। तो यार अब हम देख लेते हैं सर्फेक्टेंट का रोल क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो जब सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन होगी, ठीक है, तो उससे हमारी सरफेस टेंशन डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है।
तो जब हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे, ठीक है, कोलैप्सिंग प्रेशर इज इक्वल टू 2 इंटू सरफेस टेंशन बाई रेडियस। जब हमारी सरफेस टेंशन डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है, तो हमारी कोलैप्सिंग प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जिससे कि हमारे जो एल्वुलाई हैं, ठीक है, वो कोलैप्स नहीं होंगे, ठीक है। अगर कोलैप्स नहीं होंगे तो हमारी इंस्पिरेशन प्रोसेस में हमें मदद मिलेगी, ठीक है। तो जब बेबी बॉर्न होगा, ठीक है, तो अगर उसे इन्फेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रेस सिंड्रोम नहीं होगा, ठीक है, तो वो आराम से अपना ऑक्सीजन को इनहेल कर सकेगा, जिससे कि उसका लंग्स का वर्कलोड कम हो जाएगा, ठीक है, ब्रीदिंग का वर्कलोड कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, हमारी पहली प्रॉब्लम तो उसने सॉल्व कर दी। दूसरा रेडियस होता है, ठीक है, जैसे कि स्मॉल रेडियस एल्वुलाई हैज़ कंडेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्फेक्टेंट व्हिल लार्ज हैज़ सम ब्रेक्स इन सर्फेक्टेंट लेयर। तो इसे हम समझते हैं, जैसे ये हमारे दो रेडियस हो गए, ठीक है, एक बड़ा रेडियस एक छोटा रेडियस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे छोटा रेडियस होता है, ठीक है, तो उसमें सर्फेक्टेंट कंडेंस होता है, ठीक है, उसमें मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ये टाइटली पैक होता है, ठीक है। जबकि जो लार्ज रेडियस का एल्वुलाई होता है उसमें बीच में ब्रेक्स होते हैं, ठीक है, मतलब अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, तो इसमें पोर्स होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब इसका प्रेशर कम होगा, ठीक है, तो हमारा कोलैप्सिंग प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, रेडियस कम होने से कोलैप्सिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये छोटा एल्वुलाई ज़्यादा कोलैप्स होने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है। तो अब हमें इसमें जब हम इसकी सरफेस टेंशन कम कर देंगे, सर्फेक्टेंट जब इसकी सरफेस टेंशन कम कर देगा, ठीक है, तो ये जो हमारा स्मॉलर रेडियस का एल्वुलाई होगा, ठीक है, तो ये मतलब कंडेंस नहीं होगा, ठीक है, एक्सपैंड होगा, ठीक है, मतलब ये कोलैप्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरफेस टेंशन रिड्यूस होगी तो ये एक्सपैंड होना चाहिए, ठीक है। तो इससे हमने इसमें सरफेस टेंशन घटाकर इसका साइड फिर भी बढ़ जाएगा। और जब ये जो हम अगर बड़े साइज़ का लेते हैं, ठीक है, तो इसका रेडियस बड़ा होता है, ठीक है, जब रेडियस बड़ा होगा तो इसका कोलैप्सिंग प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो अगर कोलैप्सिंग प्रेशर कम होगा मतलब ये एक्सपैंड होना जाएगा। पर अब हम इसमें सर्फेक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसे कम कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सरफेस टेंशन बढ़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इन दोनों में एक इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस करके रखना है, ठीक है, ना तो इसे ज़्यादा छोटा होने देना है ना इसे ज़्यादा बड़ा होने देना है, ठीक है। तो इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट मौजूद होता है।